Hello everyone, welcome in political science class. In the last lecture we had learned chapter number 2, India's foreign policy, and in the chapter we had learned about the foreign policy meaning and importance. Then we had learned national interest, then national interest and foreign policy. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is the factors influencing foreign policy. Okay, then now listen carefully. Foreign policy decides what kind of relations to have with which country in the international system, but several factors affect foreign policy while it is being decided. तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है उसे जब कोई कंट्री डिसाइड करती है तो मतलब दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल सिस्टम में एक कंट्री के जो रिलेशन है वो किस तरह से रहेंगे, तो उसके ऊपर असर करने वाली बहुत सी सारी चीज़ें होती है, इफ़ेक्ट करने वाली बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो कुछ इस तरह से है, जोग्राफिकल लोकेशन। देन नाउ लिसन केयरफुली, यू मस्ट हैव सीन द ग्लोब और मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने ग्लोब का या मैप का वर्ल्ड का मैप आपने देखा होगा। तो यू कैन सी द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनी नेशन फ्रॉम दैट। तो आप किसी भी नेशन की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो वहाँ पे देख सकते हैं। सम कंट्रीज़ आर फार अवे फ्रॉम अदर कंट्रीज़ वाइल सम आर सेवरल नेबरिंग कंट्रीज़ अराउंड सम कंट्रीज़। तो कोई कंट्री ऐसी होती है कि जिनसे जो अदर कंट्रीज़ है वो बहुत दूर होती है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जिनकी बहुत सी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, आजू बाजू में बहुत सी सारी कंट्रीज़ होती हैं। सम नेशंस हैव अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो कुछ नेशंस को बहुत ही लॉन्ग ऐसी कोस्ट लाइन वहाँ पे मिलती है। वाइल सम हैव प्लेंटी ऑफ मिनरल वेल्थ। और कुछ कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसी मिनरल वेल्थ मिली हुई होती है। इन सम द साइज़, pollution, population, then topography, coastline, availability of natural resources, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country. तो इन सब को मिला करके किसी एक कंट्री का साइज़, उसका पॉपुलेशन, उसकी जो टोपोग्राफी है वो, उसके बाद कोस्ट लाइन, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो, तो ये सारे फैक्टर्स को वहाँ पे कंसिडर किया जाता है जब किसी एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल सिस्टम। इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम द नेशंस पार्लियामेंट प्लेज अ मेजर रोल इन इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी। तो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे जो नेशन की पार्लियामेंट है वो एक बहुत बड़ा रोल इस फॉरेन पॉलिसी में इवॉल्व करती हैं। तो व्हेन डिफरेंट एस्पेक्ट कम अप फॉर डिस्कशन इन पार्लियामेंट, द अपोजिशन पार्टीज ट्राई टू रेगुलेट द फॉरेन पॉलिसी बाय रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द सेम। तो कोई एक जो पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी दूसरी कंट्री के साथ किसी भी तरह की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे जब डिसाइड करती हैं तो उस वक्त जो अपोजिट पार्टी हैं वो कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे रेज करती है, खड़े करती है कि ये फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त इस तरह की मतलब चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। इन सब चीज़ों को वहाँ पे ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमें हमारे नेशन का इंटरेस्ट वहाँ पे देखना ज़रूरी है। ऐसी सारी बातें इस पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ पे होती रहती हैं। तो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम हैव टू टेक into account the inclination of the constituent state while shaping foreign policy। तो जब फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे बनाई जाती है तो जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स होती है उनकी तरफ भी इसका झुकाव वहाँ पे होता है, क्योंकि बिकॉज द अफेयर्स इन नेबरिंग नेशंस अफेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। तो जो नेबरिंग नेशंस हैं उनसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है वो जुड़े हुए होते हैं, या कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के अफेक्ट बाजू की कंट्री में होते हैं, या बाजू की कंट्री के जो अफेयर्स हैं उनका असर हमारे या किसी एक कंट्री के स्टेट के ऊपर होता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बता सकते हैं इवेंट इन श्रीलंका में अफेक्ट तमिलनाडु,
तो श्रीलंका में जो भी कुछ इवेंट होते हैं या कुछ होता है तो उसका इफ़ेक्ट तमिलनाडु में होता है। एंड दोज इन बांग्लादेश में अफेक्ट वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट। तो बांग्लादेश में जो भी सारे मतलब कुछ इवेंट होते हैं उनका इफ़ेक्ट वेस्ट बंगाल और जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है वहाँ पे होते हैं। तो ऐसी सारी जुड़ी हुई चीज़ें अंदर वहाँ पे दिखाई देती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई शुड दिस बी डन? The peace and stability in the neighboring countries is as important as that within our own country. Hence, India has to take effort to create democracy in neighboring countries. तो मतलब जो बाजू की कंट्री है उनके अंदर पीस होना, उनके अंदर शांतता होना, ये भी बहुत मतलब स्टेबिलिटी और जो पीस है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। और जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो नेबरिंग कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी है उसे बनाए रखना चाहती हैं। तो पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमी। इन मॉडर्न टाइम्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी कंट्री हैज़ एक्वायर्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस इन डिसाइडिंग फॉरेन पॉलिसी। जब फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की जाती है तो हाल ही के टाइम में, ये मॉडर्न टाइम में इकोनॉमिक कंडीशन का बहुत बड़ा ऐसा मतलब महत्व वहाँ पे रखा गया है। एज अ रिज़ल्ट द इकोनॉमी इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी इन 2 ways, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो फॉरेन पॉलिसी को 2 तरह से मतलब इफ़ेक्ट करती है। तो नंबर 1, फॉरेन पॉलिसी इज़ शेप्ड बाय द नीड टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशंस with the other countries, export import, then participation in the world trade, all aimed at strengthening the economy of the country। तो जिसमें पहले नंबर पे हम बता सकते हैं कि जब फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे शेप की जाती है तो इकोनॉमिक रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ इस्टेब्लिश किए जाते हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हुए होते हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड में जो पार्टिसिपेशन है उससे जुड़े जाते हैं और जिसकी वजह से जो मतलब कंट्री की इकोनॉमी है उसे मतलब स्ट्रेंथ मिले, वो हमारी मतलब इकोनॉमी जो है कंट्री की वो स्ट्रांग हो, ये उसके पीछे का एम वहाँ पे होता है। इन टुडेज वर्ल्ड द इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर एज इम्पॉर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ आज के वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ऐसा इशू माना जाता है। अ कंट्री इज़ रिकग्नाइज्ड टू बी पावरफुल इन द प्रोपोर्शन टू द इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज़ एन्जॉय। तो जो कंट्री है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जिस कंट्री की इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब स्ट्रांग है या इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जो कंट्री एंजॉय कर रही है वो एक पावरफुल ऐसी कंट्री वहाँ पे मानी जाती है। देन कंट्रीज हैविंग ए स्ट्रांग इकोनॉमी आर लेस डिपेंड ऑन अदर एंड दे कैन हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एज वेल। तो ऐसी कंट्री जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे भी बनती है। नेक्स्ट, नेशनल लीडरशिप। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द फॉरेन मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर हैव अ रोल इन डिसाइडिंग फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते वक्त ये सारे मिनिस्टर का रोल होता है। द पर्सन्स होल्डिंग दीज पोजिशंस try to maintain the continuity in foreign policy and to improve upon it। तो ये सारे जो पर्सन हैं वो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसे कंटिन्यू करने के लिए और उसकी जो मतलब इम्प्रूवमेंट है वो करने के लिए वहाँ पे हर वक्त वर्किंग में रहते हैं या उनके वहाँ पे कुछ कामकाज चलते रहते हैं। जिसका एक एग्जांपल हम बता सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कंट्रीब्यूटेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो जिसमें हम बता सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो थे उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन जो बताया था वो था नॉन अलाइनमेंट। उसके बाद
प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी contributed a great deal to improving Sino-Indian relations। उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने साइनो इंडियन रिलेशंस उसका इम्प्रूवमेंट किया था हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे बॉक्स में डू यू एग्री, इफ़ यस वाई एंड इफ़ नॉट वाई नॉट, राइट इन डिटेल। तो अगर आप एग्री हो या एग्री नहीं हो तो उसको डिटेल में बताना है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द नेशन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑल एलिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी इफेक्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द वेल्थ एंड द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इकोनॉमिक पावर बढ़ाने के बजाय किसी भी कंट्री ने फोकस करना चाहिए कि जो वेल्थ है, कंट्री की जो वेल्थ है या लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है उसे बढ़ाना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर आप एग्री हो या डिसएग्री हो ये आपको डिटेल में बताना है। नीचे है कंप्लीट द लिस्ट। कंप्लीट द लिस्ट बाय राइटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय फॉलोइंग लीडर्स। फॉर एग्जांपल लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद एग्रीमेंट। तो आपको ये मतलब टेबल कंप्लीट करना है जिसमें इंदिरा गांधी उन्होंने जो वर्क किया था फॉरेन पॉलिसी का या उनका जो कंट्रीब्यूशन था कंट्री के लिए वो आपको वहाँ पे लिखना है। राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेम द प्राइम मिनिस्टर हु फॉलोड दिस पॉलिसीज़। तो ये पॉलिसीज़ जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी वो बतानी है। लुक ईस्ट। उसके बाद सेकेंड है एफर्ट टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बासीज इन different countries, diplomatic offers, etc. are the administrative factor involved in creating foreign policy। तो फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स है वो इस तरह से हैं। वो हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी, देन एम्बासीज इन डिफरेंट कंट्रीज, डिप्लोमेटिक अफेयर्स, ये सारी चीज़ें। Even though the final decisions about foreign policy are taken by Prime Minister and the Minister of External Affairs, the administrative machineries help the arrived at the decision। तो जो भी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के ज़रिए लिए जाते हैं और बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरीज होती है वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नीड टू शेप द फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वो इस इंफॉर्मेशन को वहाँ पे कलेक्ट करते हैं। एनालिसिस इट एंड गिव एप्रोप्रिएट एडवाइस बाइज बेस्ड ऑन इट। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो लाई गई इंफॉर्मेशन का एनालिसिस वहाँ पे करते हैं और जो मतलब सही ऐसी एडवाइस है वो वहाँ पे बताई जाती है। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आल्सो कंप्लीट्स दिस टास्क। और नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र होता है वो भी इस टास्क को कंप्लीट करता है। ओके, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। यू आर वर्किंग एज फॉरेन सेक्रेटरी। The Prime Minister is going on the visit to China as Foreign Secretary from the Ministry of External Affairs. What topics will you suggest the Prime Minister for decisions? तो आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को कुछ सजेशन वहाँ पे देना है, कुछ टॉपिक का सजेशन देना है। जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना की विज़िट के लिए गए हैं और एज अ फॉरेन सेक्रेटरी आप एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस तरह के सजेशंस, किस तरह के टॉपिक वाले सजेशन बताओगे। नेक्स्ट है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ओके, आफ्टर टेकिंग दिस प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन पॉलिसी वी शैल नाउ गेट टू नो मोर अबाउट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो शुरुआती जो भी सारी चीज़ें हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये जानने के बाद अब हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम लेने वाले हैं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड
फ्रॉम देन ऑनवर्ड वी स्टार्टिंग शेपिंग आवर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली। तो 1947 में हमारी इंडिया को जो इंडिपेंडेंस है वो मिलने के बाद जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया ने इंडिपेंडेंटली वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव लेड डाउन गाइडलाइन अबाउट हाउ टू शेप फॉरेन पॉलिसी। तो इसके बारे में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और स्टेट पॉलिसी जो है उसमें कुछ गाइडलाइन बताए गए हैं कि फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए। आर्टिकल 51 अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट पॉलिसी के बारे में वहाँ पे आर्टिकल 51 में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताए गए हैं। ले डाउन द बोर्ड फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू इट इंडिया शुड गिव प्रायोरिटी टू सेफगार्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसके ज़रिए जब हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है एंड रिसॉल्व अवर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। और हमारे जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया के वो शांतता से किस तरह से सॉल्व किए जाए, ये सारी चीज़ें हमारी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड की जाती हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी शुड बी to maintain friendly relations with other nations and respect international laws। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में बताया गया है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो फ्रेंडली वहाँ पे रहेंगे। किसी भी दूसरी कंट्री के साथ हमारी कंट्री रिस्पेक्टफुल बर्ताव वहाँ पे रखेगी और जो इंटरनेशनल लॉ है उसका रिस्पेक्ट हमारी कंट्री करेगी। ये सारी चीज़ें हमारी फॉरेन पॉलिसी के फ्रेमवर्क में बताई गई हैं। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टिल नाउ हैज़ बीन डेवलप्ड इन दिस फ्रेमवर्क। तो हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो इसी फ्रेमवर्क पे आज भी डेवलप हो रही है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।